वो नहीं करना है। ओके, चलिए भैया, है ना, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आप लोगों ने, मैंने पहले भी आपको वीडियोस भेजी हुई हैं लेक्चर में, को देखने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने देखी भी होगी, कुछ बच्चों ने हो सकता है नहीं देखी हो, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, अगर किसी ने देखी हो तो भी ठीक है, नहीं देखी हो तो भी ठीक है। ठीक है, सर केमिकल बॉन्डिंग वाली। नहीं जी, केमिकल बॉन्डिंग वाली क्यों दिखाऊंगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके सर। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 लेक्चर 1 में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबको वॉइस क्लियर है? यस सर। स्क्रीन सबको यस क्लियर सर। है? यस सर। कलर Yes, चेंज sir. करना हो स्क्रीन का तो बता दीजिए, अगर किसी को दिक्कत हो रही है आंखों में तो। No sir. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक। और भैया एक बात बता दूं, आपका जो नेक्स्ट एनटीएससी है, चलो अभी तक तो कोई बात नहीं, मैंने आपको लेक्चर भेजे थे, आप लोगों ने देखे नहीं देखे, लेकिन ये जो चैप्टर है पूरा, ये आपको जूम पे ही कराया जाएगा। ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ये पूरा चैप्टर जूम पे ही कराया जाएगा, तो जो जो अवेलेबल रहेंगे उनको पता चल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में अगर किसी के नंबर कम आते हैं तो मेरी गलती है, फिर आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग तो कभी गलत होते ही नहीं। चलिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बात करें तो देखिए क्या है लॉज, किसके, जिसमें केमिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब केमिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 5 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ जो है, दैट इज लॉ ऑफ, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला जो लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसको हम लोग बोल लेते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, साथ के साथ ही डाउट होंगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो उसी टाइम बोल देना जैसे ही आपका टॉपिक चल रहा हो। ठीक है, टॉपिक लॉ, लॉ नंबर 3 है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड 4 है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड 5th है गे-लुसैक्स लॉ, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट 2 लॉज ही मिलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यहां तक राइट डाउन कर लिया, चलो आगे। Yes sir. ओके, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब वन बाय वन इन लॉ को पढ़ेंगे। आपकी बुक में जो है वो आपको 2 ही लॉज बताए गए होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लेकिन हम लोग जो है वो पांचों के पांचों लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए, है ना, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक और व्हाइट। सबसे पहला जो लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब आप सब मेरे को एक बात बताइए, क्या आप सब लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है? बोलिए, क्या आप सब लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है?
No, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए। क्या आप Yes, sir. sir. हाँ, तो कोई भी एक बच्चा जो है जिससे मैं पूछूं, चलिए वेदांत राय जी, क्या आप क्लास में हैं? वेदांत राय जी, वेदांत राय जी, क्या आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है कभी? यस सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट अगर आप बता सकते हैं तो बताइए एक बार। सर बोलो। एनर्जी कंजर्व करना। Energy can neither be created nor be destroyed, although it can change one form to another form. ये स्टेटमेंट थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। यहीं पर यही चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको सुरक्षित रखना, मतलब उसको ठीक रखना। मतलब क्या है कि जो आपने मास लिया था, आपका मास वही रहे। ये लॉ जो है वो दिया गया था किसके द्वारा? गिवन बाय एंटोइन लेवोजियर। एंटोइन लेवोजियर के द्वारा ये जो लॉ है वो दिया गया था, ठीक है, इन 1789। 1789 में लॉ दिया गया था। और ये किसके ऊपर बेस है? ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट, it is based upon the fact that क्या mass या mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. सर बोलो। सर मेरी बुक में तो सर ये लिखा है, इट वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवेसर इन 1774 लिखा हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं होता, जो आपको मैं डेट बता रहा हूँ वो फाइनल है, ठीक है? ओके सर। हाँ, जो मैंने बोल दिया भैया वो आपके लिए एक तरह से सब सच है बस, ठीक है? तो गिवन बाय एंटोइन लेवोजियर इन 1789, और ये किस पे बेस है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस ये चीज यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा कि ऑल्दो इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्यों? क्योंकि मास को आप किसी दूसरी फॉर्म में नहीं बदल सकते, ठीक है? मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। जैसे कोई मान लीजिए कोई मेरे जैसा मोटा आदमी है और उसको बोल दे कि भैया है ना आपका मास बहुत ज्यादा हो गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको कम कर दीजिए, ठीक है? तो क्या मैं उसको कम कर पाऊंगा? मैं कैसे कम कर पाऊंगा? ऐसे थोड़ी है कि मास मैंने अपना मास निकाल के किसी दूसरे के में डाल दिया हो, ठीक है? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप कहता है इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? ये क्या कहना चाहता है? केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या रोल है, क्या कहना चाहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो बच्चे इस सेक्शन में लेट आए हैं उनके लिए चैप्टर काफी अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर का पीछे कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है? ड्यूरिंग any physical and chemical changes, during any physical and chemical changes, the total mass of the reactant is equal to total mass of product। रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि द टोटल मास ऑफ द सिस्टम
the total mass of reactant remains conserved. Conserved मतलब उतना ही रहेगा प्रोडक्ट में भी. टोटल मास ऑफ सिस्टम बोल लेते हैं, रिएक्टेंट रहने देते हैं. ठीक है, रिएक्टेंट रहने देते हैं. हमने क्या कर दिया, टोटल मास ऑफ सिस्टम. यहां तक सबने राइट डाउन कर लिया. अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है. सबको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा, राजन, क्या आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? नो सर. नो, कोई बात नहीं. देखिए जैसे कोई केमिकल मास ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट. हुई हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. ठीक, जैसे मैं कहूं कि भैया A प्लस B एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके C प्लस D बना रहे हैं. ठीक है, ये एरो जो है ये हमेशा शो करेगा, शोज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. यहां तक की बात सबको क्लियर है जो मैं बोले जा रहा हूं? शोज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ये एरो जो है वो हमेशा डायरेक्शन शो करेगा रिएक्शन की. ये एरो की टेल होती है और ये एरो का हेड होता है. ठीक है, हेड हमेशा किस तरफ इशारा कर रहा होगा, प्रोडक्ट की तरफ इशारा कर रहा होगा. यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एरो जो है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होगी वो हमेशा क्या होगी, रिएक्टेंट होगी, और इसके राइट हैंड साइड में जो चीज होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी. ठीक है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा. देखिए रिएक्टेंट के बारे में क्या लिखा हो, रिएक्टेंट मतलब REACT, जो क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट कर रहे होंगे. जो रिएक्ट कर रहे हो एक साथ उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस. ठीक है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ PRODUC. ई मैंने अपनी तरफ से लिखा, प्रोड्यूस मतलब जो नया प्रोड्यूस हो रहा होगा उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एक उसके बाद रिएक्शन के बाद जो नया बन रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं अब, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहां तक की बात क्लियर है? यस सर. हैं जी? Yes, sir. ये नहीं Yes, sir. वाला कौन बच्चा था, बोलो एक बार जल्दी से. नहीं वाला जो बच्चा था वो बताइए बेटा, साथ साथ डाउट सर. क्लियर करते चलोगे तो सही रहेगा. सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया. कृष्ण जी, आपको दिक्कत है कहीं पर? यस सर. बोलिए कहां पर. सर ये रिएक्टेंट से सर क्या होता है? रिएक्टेंट देख मैं क्या कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं भैया तूने एक सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड जानता है? यस सर. ठीक है, और एक AgNO3 लिया. ठीक, इन दोनों को मिला दिया माने मैंने. इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा. ठीक है, तो जिनको मिलाया है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और मिलाने से जो नया बना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, घर में चाय बनाता है, सर बना ही नहीं अभी तक. तूने तो कभी नहीं बनाई होगी. घर में कभी चाय ना. बनती तो होगी यार, है ना. घर में हाँ जब सर. चाय बनती है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले पानी डाला. ठीक है, पानी डाला, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर उसमें चीनी डाली, फिर उसके बाद हम लोग उसमें दूध डालते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को चाय मिलती है. तो क्या हुआ, चाय पत्ती, चीनी और दूध ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके चाय बनाई है. तो ये चाय पत्ती, चीनी, दूध जो है ये क्या है, रिएक्टेंट है. ये क्या है, रिएक्टेंट. रिएक्टेंट है. और उसके बाद जो रिएक्टेंट. आपको चाय मिली है वो क्या है, प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट. समझ गए? समझ गए? यस सर.
और कोई बच्चा जो ऐसा हो जिसको दिक्कत हो, बोलिए जल्दी से। और कोई बच्चा जो ऐसा जिसको दिक्कत नहीं है तो एक बार सभी थंब इंप्रेशन दीजिए जल्दी से। सभी थंब इंप्रेशन दे दीजिए अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी जल्दी जल्दी। वंशिका जी बोलिए। हाँ बिल्कुल वंशिका। ये नमन वीडियो ऑन कीजिए अपना। शर्मिला, रावलिन, ठीक है ओके। कृष्ण जी आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके ठीक है, चलिए है ना, वापस से आते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर मैं एक फिजिकल चेंज की बात करूं ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोग पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, जैसे मैं बात करूं कि आइस का वाटर में बदलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल। फिजिकल चेंज, फिजिकल। ठीक है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आप जितना अमाउंट आइस का लोगे आपको उतना ही अमाउंट वाटर का मिलेगा। कि जितना अमाउंट आप लोग आइस का लोगे आप लोगों को उतना ही अमाउंट किसका मिलेगा? वाटर का मिलेगा। ठीक है, अब मैं केमिकल चेंज के अंदर आता हूं क्योंकि हम लोगों से केमिकल चेंज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज के दौरान क्या कहता है, 2 सेशन लगातार कर लें? Yes, sir. ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज मैं क्या कहता हूं कि भैया मैंने जो है ना क्या ले ली, एक जनरल रिएक्शन ले ली। एक जनरल रिएक्शन क्या ले ली, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बता दिए, सी प्लस डी। ठीक है भाई, अभी मैंने बताया ए प्लस बी क्या है, Reactant. रिएक्टेंट है। ठीक है, सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है। Product. सोनी जी क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. श्रेष्ठ सोनी आप क्लास में हैं? Yes, sir. हाँ ओके। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मैंने बोला कि जितना मास होगा रिएक्टेंट का, बेटा चुप रहो अंश, अंशी आवाज, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product. Total mass of reactant is equal to total mass of product. रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए, तो रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरी बात ढंग से सुनना, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू बराबर होगा किसके, मास ऑफ सी प्लस किसके, मास ऑफ डी। समझ गए मेरी बात? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब कहता है Yes, जैसे sir. मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया HgO और उसको तोड़ दिया, किस किस में तोड़ दिया, मरकरी में और ऑक्सीजन में। किसमें तोड़ दिया, मरकरी में और ऑक्सीजन में। और मैंने बोला कि मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम लिया था। कितना लिया था, 100 ग्राम। तो भैया अगर आपने HgO 100 ग्राम लिया है तो इन दोनों का मास मिलाकर भी आपको कितना ही मिलना चाहिए, 100 ग्राम मिलना चाहिए। तो देखिए आपको ये कितना मिला, 90
92.6 ग्राम मिला। क्या मिला है जी? 92.6 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना मिला? 7.4 ग्राम। तो बताइए क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है? यस सर। यस क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? आपको यही सब कुछ करना है इस टाइप इसके क्वेश्चंस में, ठीक है? चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मेरी बात ढंग से सुन लेना। वो एक क्वेश्चन करेंगे अभी। क्लास ओवर होने में मेरे हिसाब से 8 मिनट बची हुई है, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 ग्राम ऑफ KClO3, 90 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, कि जब हम लोग उसको हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं? 90 ग्राम ऑफ KClO3 को, प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ये 90 ग्राम नहीं है, ये 4.90 ग्राम, सही लिख लेना भैया, 4.90 ग्राम KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen and the residue मतलब क्या होता है? बचा हुआ। residue KCl left behind 2.98 gram, 2.98 gram, show that the results illustrate the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको शो करना है कि जो डाटा आपको बताया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ट्रू करता है या फिर शो करता है। चलिए, अब मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। क्या कह रहा है? 4.90 ग्राम KClO3 को मैं हीट कर रहा हूं, मतलब KClO3 को हीट करना है, तो KClO3 को हीट करेंगे, हीट का निशान होता है डेल्टा, ठीक है? हीट करेंगे तो मेरे को कह रहा है क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या मिलेगा? KCl मिलेगा। देखो 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced मतलब प्रोडक्ट, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 प्लस क्या मिलेगा? KCl। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। आप इसको बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब कहता हूं, देखिए इसका वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 4.90 ग्राम। इसका वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 1.92 ग्राम। इसका वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 2.98 ग्राम, ठीक है? आप लोगों से पूछा गया है कि क्या ये डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ट्रू करता है या फॉलो करता है या नहीं करता है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर करता है। हाँ, सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया होगा वो देख लेगा एक बार। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने अभी बताया, क्या बताया भाई? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मेरे को रिएक्टेंट बताओ, कौन है रिएक्टेंट? KClO3। तो मास ऑफ KClO3, रिएक्टेंट का मास हो गया, वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। तो प्रोडक्ट कौन कौन है? ऑक्सीजन, तो मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ किसका? KCl का, ठीक है जी? KCl। ओके, ठीक।
तो मास ऑफ KClO3 कितना है भैया 4.90 ग्राम। ये कितना है 1.92 प्लस 2.98। तो आप चेक कीजिए क्या दोनों बराबर हैं। Yes, तो sir. हाँ दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर है मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो लॉ ऑफ कौन सा? Conservation of mass. हाँ, Law of conservation. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहाँ पर कैसा है, ट्रू है भैया। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। ओके चलो, Yes, sir. ओके ठीक है। ओके आगे पूछा गया अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया, व्हाट मास ऑफ, आप एक बार आप लोगों का जो टाइम टेबल है ना, वीकली टाइम टेबल, वो एक बार मेरे को भेजना भाई, किसी के पास हो तो मेरे पास पर्सनल नंबर पे भेजना। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल react with 5.85 ग्राम of NaCl, यानी कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आज एक ही सेशन करेंगे है ना, या दो कर लें बताओ, थक जाता हूँ मैं। सर आपकी मर्जी सर, एक या दो। चलो कोई नहीं, सर आप सर दो कर दो सर। सर ये सिल्वर क्लोराइड वाला एक बार। इस लॉ के क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे भाई है ना, जितने भी है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला सर होता है AgCl, हाँ ठीक है, और ओके सोडियम सर। नाइट्रेट का यस फॉर्मूला सर। होता है Na। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर कि Na। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ओके सर। what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation आंसर of mass। बताऊं? हाँ मुझे पता है, तुझे आता है, अब तो चुप रहे। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर ट्रू है तो मेरे को सिल्वर नाइट्रेट का मास बताइए। ठीक है बेटा, क्योंकि कुछ लोगों को आता होगा लेकिन जो लोगों को नहीं आता हम लोगों को उनको भी तो लेके चलना है ना भाई। तो मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आपसे पूछा गया है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सिल्वर नाइट्रेट का, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, ओके, ये पूछा गया है मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है मतलब सिल्वर नाइट्रेट और एक और रिएक्टेंट है, कौन है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। चेंजेस टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपको क्लियरली दिखेगा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट। अब क्वेश्चन में जो इनका मास गिवन है वो लिखो। सिल्वर नाइट्रेट का मास मेरे से पूछा गया है, कितना मान लूं, x ग्राम मान लेता हूं। सोडियम क्लोराइड का मास मेरे को दिया गया 5.85, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का दिया गया 14.35 और इसका दिया गया 8.5। तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो if law of conservation of mass is true
मीटिंग ओवर हो गई क्या? नो सर। नो सर। भाई मेरे नो को सर। पता नहीं चलेगा मीटिंग ओवर होते ना मीटिंग ओवर होते ही मेरे को बता देना, मेरे को पता नहीं चलेगा। ठीक है। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो क्या होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास में बताइए कौन कौन 17 है? ग्राम आ रहा x प्लस 5.5 इक्वल टू प्रोडक्ट में कौन कौन है? 14.35 प्लस 8.5। तो आप बताइए आंसर क्या है? है सर 17 ग्राम। यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। नो सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके ठीक है। यस अब सर। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं कि when 4.2 ग्राम of NaHCO3 is added to a solution of acetic acid, when 4.2 gram of NaCO3 is added to a solution of acetic acid, acetic acid का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर NaCO3 को आप इसमें ऐड कर रहे हो तो दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, CH3COOH weighing 10 ग्राम। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया, it is observed that 2.2 gram of CO2 is released. 2.2 gram of CO2 is released in the atmosphere. कि जब आपने ये इन दोनों को ऐड किया तो 2.2 ग्राम CO2 जो है वो रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड मतलब उसके अलावा जो भी कुछ बच गया प्रोडक्ट साइड पे, द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड वेट 12.0 ग्राम, show that the data illustrate, साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहना क्योंकि आपको करना है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये देखना है कि क्या ये डाटा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर। ओके, मैं शेयरिंग रोक रहा हूं फिर। किसी ने नहीं लिखा है तो बोल दीजिए। किया गौतम? सर मैंने नहीं। सर वो लास्ट वाला सर थोड़ा सा बचा हुआ है बस। जल्दी लिखिए। सर साइड का दिख नहीं। अब भी नहीं दिख रहा? सर अब दिख रहा है। जल्दी। लिख लिया? लिख लिया भाई? यस सर। ठीक, जल्दी से कीजिए। सर नहीं। किसने नहीं लिखा? आप जल्दी बोलो, किसने नहीं लिखा? सर राजन, मैंने नहीं। राजन बहुत धीरे लिख रहा है यार, तो इसका मतलब तो राइट डाउन भी करता है कि नहीं करता?
करता हूँ सर। सर करता दिख है तो नहीं फिर रहा है जल्दी लिख, क्वेश्चन पूरा। जल्दी लिखे वीडियो, और अब क्वेश्चन लिखे और जल्दी वीडियो ऑन करते हुए क्वेश्चन करना है। ये लिख लिया होगा राजन? अब यस सर लिख लिया। हाँ, वीडियो ऑन करते हुए क्वेश्चन करेंगे। वीडियो सबका ऑन हो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको फिर यहाँ से। आयुष कुमार जी, मुझे पता है आप आयरन मैन है, वीडियो ऑन कर लीजिए। किया गौतम, दीक्षा जोशी, रावलिन, चिराग चौधरी, हिमांशु, महक, वीडियो ऑन नहीं होती क्या? इतना बार बार कहलवाते हो, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो फिर भी बार बार कहना पड़ता। जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को। सर हो गया, सर हो गया, सर हो अरुण, गया। जिसका हो जाए वो तम इंप्रेशन देता रहेगा। सर बहुत पहले हो गया था। कोई बात नहीं। ममता, रावलिन, आरुष, अरुणिमा, श्रेष्ठ सोनी, चिराग चौधरी, हिमांशु, गगन, आर्यन, कृष्ण, झूठ मत बोलना भाई, क्योंकि देखो वंशिका आपसे नहीं हुआ। वंशिका, इशिता आपसे हो गया? यस सर। तनीषा आपसे? यस सर होने वाला है बस। अब सिर्फ वो बच्चा बोले जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ। वंशिका, आप जैसे ही आपका नेट जुड़े आप बोले एक बार, है ना? अब सिर्फ वो बच्चा बोले जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ। राजन आपसे हो गया? यस सर। मैं फिर बोल रहा हूं, अब सिर्फ वो बच्चा बोले जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले। चलिए, हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है? सर करता है। करता है। ठीक है, करता है। चलो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, उन्होंने नहीं पूछा होगा, इसलिए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। क्या कि NaHCO3 में अगर CH3COOH एसिटिक एसिड ऐड किया जाए तो आपको CO2 मिलता है प्लस रेजिड्यू। मुझे नहीं पता रेजिड्यू क्या है, छोड़ो, मुझे करना भी नहीं पता। इसका वेट दिया गया 4.2 ग्राम, इसका वेट दिया गया 10 ग्राम, इसका वेट दिया गया 2.2 ग्राम और इसका वेट दिया गया 12.0 ग्राम। बोला गया कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो इन दोनों का वेट हो गया 14.2 ग्राम, इन दोनों का वेट भी हो गया 14.2 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो। यस सर यही आएगा मेरा। ठीक है, ओके सर यस। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब सबको क्लियर होगा। इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 are added to 15 gram of CH3COOH, ठीक, the residue is found to weight 18 gram. What is the mass? What is the mass of CO2 आंसर आ गया। released in the reaction? आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है? मैं आगे चलता रहता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और मेरी आवाज सुनते रहें जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं?
अब तक कर लिया होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने। सर 3 कितना है आंसर? सर 3.3 ग्राम। हाँ, अगर किसी का कोई अलग आया हो या किसी का नहीं आया हो तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है। मॉडिफाइड 3.3 फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? क्या कहता है ये? एक तरह से आप लिमिटेशन भी लगा सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, लेकिन ये आपसे पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पता पूछ ले तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोलते हैं। क्या कहा गया, धीरे धीरे जब स्टडीज आगे बढ़ती चली गई तो क्या कहा गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका कुछ मास कम हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, न्यूक्लियर रिएक्टर सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान क्या होता है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ मास जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो कुछ मास जो है वो कम हो गया, वो कहाँ गया? तो कहता है वो मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसको एक रिलेशनशिप से भी बताया गया था जिसे हम लोग आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप कहते हैं। वो क्या था? वो था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप। क्या बोल रहा हूं मैं कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन जब आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा हो? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो कुछ मास जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बोला गया? मॉडिफाइड फॉर्म में बोला गया कि द टोटल सम ऑफ mass and energy, the total sum of mass and energy remains constant during any physical और केमिकल चेंज। कि फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जो टोटल सम है मास एनर्जी, क्यों? क्योंकि मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो भैया मास और एनर्जी को जोड़ दो, तो इसलिए बोलता है कि टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो चाहे केमिकल चेंज हो रहा हो। ये लिमिटेशंस भी है एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक के लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर होगा ये।